टॉपिक है वह है संयुक्त राष्ट्र की उपादेयता अर्थात संयुक्त राष्ट्र का औचित्य या संयुक्त राष्ट्र संघ का भविष्य। तो ये टॉपिक है और ये टॉपिक बीए थर्ड ईयर में थर्ड पेपर है, पॉलिटिकल साइंस अर्थात राजनीति विज्ञान के सिलेबस का पार्ट है। इसके अलावा ये अन्य कई कंपटीशन में भी आता है, अन्य क्लास में भी अगर ये सिलेबस है तो ये समान रूप से उसके लिए उपयोगी है। तो हम शुरू करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की उपादेयता क्या है या उसका क्या भविष्य है, उसका औचित्य क्या है या संयुक्त राष्ट्र संघ को बनाए रखने की भूमिका जो है क्या है। तो शुरू करते हैं। इसमें हम देखते हैं, इंट्रोडक्शन पहले देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ। इसमें कोई संदेह नहीं कि संयुक्त राष्ट्र को 100% सफलता नहीं मिली है और यह पूरी तरह से उन आशाओं को पूरा नहीं कर सका है जिसकी कल्पना संघ के निर्माताओं ने की थी। इस आधार पर यह मान बैठना कि संयुक्त राष्ट्र संघ का भविष्य अंधकारमय है और पुराने राष्ट्र संघ की भांति संयुक्त राष्ट्र संघ भी विश्व शांति बनाए रखने में असफल रहेगा उचित नहीं है। इसकी कतिपय असफलताएं भी हैं, किंतु इन असफलताओं के साथ संयुक्त राष्ट्र की कुछ उल्लेखनीय सफलताएं भी हैं जिन्हें निम्नलिखित क्रम से सूचीबद्ध किया जा सकता है। तो इसके अभी हम डायग्राम के थ्रू संयुक्त राष्ट्र संघ की कुछ जो है सफलताओं के बारे में पढ़ेंगे। जैसे पहला है राजनीतिक विवादों का समाधान, दूसरा है साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद का उन्मूलन, तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय भ्रातृत्व में वृद्धि, चौथा है निरस्त्रीकरण में योगदान, पांचवा है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए मंच प्रदान करना, छठा है अंतर्राष्ट्रीय तनाव को दूर करना, सातवां है गैर राजनीतिक क्षेत्रों में योगदान, आठवां है मौलिक मानवाधिकारों की घोषणा अर्थात मानवाधिकारों की घोषणा, नौवां है अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का आदर एवं पंजीकरण और 10वां है नैतिक दबाव का साधन और 11वां है एक नियंत्रक शक्ति के रूप में। अब हम इन हेडिंग्स को डिटेल में देख लेते हैं। राजनीतिक विवादों का समाधान किस प्रकार से संयुक्त राष्ट्र संघ ने किया है वो देख लेते हैं। राजनीतिक विवादों को सुलझाने में यूएनओ को एक सीमा तक अच्छी सफलता मिली है। एग्जाम्पल के लिए ईरान मामले को सोवियत अर्थात ईरान को सोवियत संघ से जो है स्वतंत्र करना था, सुलझाने में सफलता मिली। भारत पाकिस्तान के मध्य सीरिया, लेबनान व इराक से विदेशी सेनाओं को हटाने में भी संयुक्त राष्ट्र संघ को सफलता मिली है। युद्ध रोकने 1960 में दक्षिण कोरिया को उत्तर कोरिया के आक्रमण से बचाया। अरब इजराइल समस्या का समाधान, स्वेज मामले में मिस्र को ब्रिटेन, फ्रांस व इजराइल के संयुक्त आक्रमण से बचाया। अगला जो देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ का जो योगदान है वो है साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का उन्मूलन। 24 दिसंबर 1960 को यूएनओ की महासभा द्वारा उपनिवेशवाद को पूर्ण रूप से समाप्त करने की घोषणा की गई और इस हेतु उसके द्वारा अनेक सराहनीय कदम भी उठाए गए। इंडोनेशिया, मोरक्को, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया आदि को स्वतंत्र कराने में संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रयास काफी प्रशंसनीय हैं। अंतर्राष्ट्रीय भ्रातृत्व में वृद्धि, संयुक्त राष्ट्र में सभी देशों के प्रतिनिधि होते हैं जो धर्म, भाषा, जाति, रंग, क्षेत्र आदि भेदभावों को भुलाकर एक दूसरे की समस्याओं को समझने एवं शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने में सहयोग करते हैं। इससे विश्व में शांति एवं भ्रातृत्व की भावना को बल मिलता है। चौथा है निरस्त्रीकरण। निरस्त्रीकरण के क्षेत्र में यूएनओ को अभी पूर्ण सफलता नहीं मिली है, तथापि इस दिशा में वह प्रयासरत है और अनेक संधियों पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं। यहाँ पे जो कंटेंट है वो अत्यंत क्लियर नहीं है, इसके लिए क्षमा चाहती हूँ, बट आई होप कि वॉइस के थ्रू जो है आपको इसे समझने में मदद मिल रहा होगा। पांचवा जो हेडिंग है वो है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए मंच प्रदान करना। यूएनओ ने अपने प्रयासों से हमेशा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहन दिया है। यह सहयोग आर्थिक, वैज्ञानिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं तकनीकी क्षेत्र में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अंतर्राष्ट्रीय तनाव को दूर करना, यूएनओ ने अंतर्राष्ट्रीय तनाव को दूर करने हेतु हमेशा महत्वपूर्ण प्रयास किया है। यह विभिन्न देशों के पारस्परिक विवादों को सुलझाकर आपसी तनाव को दूर करता है। गैर राजनीतिक क्षेत्रों में योगदान, गैर राजनीतिक क्षेत्र में यूएनओ को बहुत अधिक महत्वपूर्ण सफलताएं मिली है। मानवतावादी, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में इसकी उपलब्धियां महत्वपूर्ण हैं। यूनेस्को ने जहां शिक्षा, विज्ञान और साहित्य के क्षेत्र में योगदान दिया, वहीं डब्ल्यूएचओ ने स्वास्थ्य स्तर को सुधारने और
महामारियों पर नियंत्रण स्थापित किया। वहीं यूनिसेफ जो है वो बच्चों तथा जच्चों यानी जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं उनके स्वास्थ्य के विकास में सहयोग किया। और ये जो सभी महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं WHO, यूनेस्को, यूनिसेफ वगैरह, ये क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ के अभिकरण हैं। अगला है मानवाधिकारों की घोषणा। यूएनओ ने 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकारों की घोषणा की। इन अधिकारों में समानता, स्वतंत्रता, सामाजिक सुरक्षा, संस्थाएं बनाने का अधिकार, सरकार में भाग लेने का अधिकार, दास प्रथा की समाप्ति, कानून के समक्ष समानता, स्त्री पुरुष समानता आदि सम्मिलित हैं। यूएनओ ने 1968 को मानवाधिकारों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का संग्रह। अंतर्राष्ट्रीय आचरण को पुष्ट एवं संयत बनाने में यूएनओ का महत्वपूर्ण योगदान है। इसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय विधियों को संरक्षण एवं स्पष्टीकरण प्राप्त हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय विधि को पंजीकृत करने का कार्य संघ द्वारा स्थापित आयोग, सचिवालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, मानवीय अधिकार आयोग द्वारा किए जाते हैं। नियंत्रक शक्ति के रूप में या नैतिक दबाव के साधन के रूप में यूएनओ ने एक नियंत्रक शक्ति का भी काम किया है। इसके अस्तित्व के चलते ही बड़े बड़े राष्ट्र भी छोटे राष्ट्रों के विरुद्ध शक्ति प्रयोग करने में हिचकिचाते हैं। कई विवाद तो यूएनओ के अस्तित्व मात्र के कारण ही टल जाते हैं। उपसंहार देखें इसका, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं, देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के रक्षक के रूप में तथा सामाजिक एवं आर्थिक प्रगति के अग्रदूत के रूप में यूएनओ को पुराने राष्ट्र संघ की अपेक्षा अधिक सफलता मिली है। परंतु पिछले दशकों में विश्व रंगमंच पर जो कुछ हुआ उसे देखते हुए अनेक क्षेत्रों में इसकी सार्थकता पर प्रश्न चिन्ह भी लगाए जा रहे हैं। जैसे देखें कि चीन द्वारा देखते हैं ताइवान पे या तिब्बत पे कब्जे की बात कर लें, या रशिया के द्वारा यूक्रेन हमले की बात कर लें, तो कहीं न कहीं ये चीज़ को यूएनओ चुपचाप देखता रहे तो ये सही नहीं है। इसलिए इसकी सार्थकता पे भी कई बार प्रश्न चिन्ह उठाए जाते हैं। परंतु वास्तव में इसकी कमियां मानव समाज की कमियां हैं। यूएनओ कोई रामबाण या जादू की छड़ी नहीं, वरन एक मंच है, संवैधानिक ढांचा है जिसमें सरकारों के बीच वार्तालाप होता है। आधुनिक जगत की वास्तविक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इस तरह के मंच की सार्थकता निर्विवाद है। फ्यूचर की बात करें तो यूएनओ का फ्यूचर उज्जवल है। और आइजेलबर्गर का जो एक स्टेटमेंट है देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रों ने भले ही कुछ समय के लिए इसकी उपेक्षा की हो, किंतु प्रायः वे इसमें लौट आते हैं, क्योंकि यह एक ऐसा माध्यम है जहां विश्व की समस्याओं का समाधान निकाला जा सकता है। पामर एंड पार्किंस कहते हैं कि संयुक्त राष्ट्र ने अपने आप को राष्ट्रों के जीवन में अपरिहार्य बना दिया है। वहीं प्लेनो एवं रिक्स कहते हैं कि अनेक बार तो यूएनओ की उपस्थिति मात्र ने ही प्रतिद्वंदियों को संतुलित किया है और घटनाओं की दिशाओं पर भी प्रभाव डाला है। तो आई होप कि आप समझ रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रासंगिकता जो है हर काल में रहेगी। कोई भी संगठन हो वो त्रुटि रहित नहीं होता, उसमें आवश्यकता होती है तो त्रुटियों के सुधार की। और आप देख रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ में भी सुधार की लगातार मांग हो रही है और अवश्य ये सुधार किए जाने चाहिए। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।